नमस्कार, रैनकैम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। समाज में दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक वो जो खुद के लिए जीते हैं, दूसरे वह जो समाज के लिए जीते हैं। यानी समाज की भावना, समाज सेवा की भावना उनके मन में जो है वो कूट कूट कर भरी होती है। एक ऐसे ही शख्स से हम आज आपको रूबरू करवाने के लिए जा रहे हैं जिनका ध्येय जो है वो जीवन में जो है वो समाज सेवा करना है, जो ये मानकर चलते हैं कि अपने लिए जिए तो क्या जिए वही जो ज़माने के लिए जिए। तो ऐसे एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, पप्पू झा। पप्पू झा यूँ तो मूलतः बिहार से हैं, उनकी जन्मभूमि बिहार है, लेकिन कर्मभूमि उनकी देश की राजधानी दिल्ली है। ये समाज सेवक भी हैं और राजनेता भी हैं, लेकिन अपने आप को जो है उन्होंने समाज सेवा जो है उसका परम लक्ष्य रखा है, पहला लक्ष्य है, और उसी के माध्यम से जो है वो राजनीति जो है करना चाहते हैं ताकि समाज का कल्याण कर सकें। एक एनजीओ गूंज एनजीओ चलाते हैं, एक सामाजिक संगठन चलाते हैं, उन्हीं से रूबरू होते हैं। झा साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बड़ी चर्चा सुनी आपके बारे में कि आप क्षेत्र के अंदर जो है वो काफ़ी काम करते हैं, आपकी सामाजिक संस्था है। अब कोरोना काल के दौरान जब लॉकडाउन रहा, बहुत ज़्यादा प्रवासी मज़दूर जो है परेशान रहे, जब पलायन कर रहे थे दिल्ली छोड़कर जो है वो उत्तर प्रदेश जा रहे थे, बिहार जा रहे थे, अपने अपने राज्यों में जा रहे थे। आपने उनकी दिल खोलकर मदद की। न सिर्फ आपने की, आपकी पत्नी भी आपके साथ में इसमें सहयोगी रही। थोड़ा सा अपनी संस्था के बारे में, अपने बारे में आप थोड़ा सा बताइए। सर संदीप जी, देखिए, मेरा जन्म बिहार का है, मैं बिहार से आता हूँ। 1999 में मैं दिल्ली आया था और काम की तलाश में आया था। मेरे पिताजी एक गरीब किसान थे, यूँ कहें कि मज़दूर किसान, जिनका खुद का भी ज़मीन नहीं था, दूसरे का ज़मीन लेकर के वो उसमें खेती किसानी करते थे। और बहुत अल्प समय में, जब मैं 12वीं पास किया था तो मेरे पिताजी का देहांत हो गया। एक तरफ मेरे साथ था कि मैं अपने आगे का स्टडी करूं, क्योंकि मैं एक लौता बेटा था उनका। हाँ, तो मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और ट्यूशन पढ़ा करके अपनी पढ़ाई मैंने पूरी करी। बचपन से बड़ी तमन्ना थी, आईएएस अफसर बनेंगे, लोगों की सेवा करेंगे। धन की लालसा कभी नहीं रही, सेवा भावना। अब पिताजी के देहांत के बाद शायद मैं अपने लक्ष्य से भटक गया। उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद दिल्ली आया 99 में, जॉब किया। जॉब करने एक ही लाइफ में एक ही जगह जॉब किया, 10 साल कंटिन्यूअस। उसके बाद मैं वहाँ छोड़ा और 2009 में जुलाई में मैंने अपनी कंपनी मधु ट्रेडिंग पॉइंट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूटर है, और हमने स्टार्ट किया। अच्छा है, अभी 10 करोड़ की हमारी टर्नओवर है और माता रानी की कृपा है, आप लोग का आशीर्वाद है। और देखिए, मज़े की बात है कि मैं सबसे पहले आया तो दिल्ली में कई जगह मैंने अपनी रिहाइश बनाने की कोशिश करी, लेकिन खजूरी में आकर के मेरा मन टिक गया। तो 21 साल से मैं यहीं पे रह रहा हूँ। खजूरी ने और इस दिल्ली ने मान सम्मान धन सब कुछ दिया है, और मैं माता रानी का और इस समाज का, खजूरी का बहुत ही शुक्रगुजार होऊंगा कि अगर मुझे सेवा करने का मौका मिले। खजूरी में आपने 21 वर्ष यहाँ पर गुजारे हैं। खजूरी से ख़ास लगाव की क्या वजह है? क्या पूर्वांचल के लोग जो हैं, आपको लगता है कहीं उन्हें देखकर काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे रहते हैं, क्या वजह क्या है? सर, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं जब दिल्ली आया था 99 में, तो कई जगह मैं गया, वहाँ की भीड़ भाड़ देखी, वहाँ की व्यवस्थाएं देखी, गंदगी देखा। वैसे खजूरी में भी काफ़ी गंदगी है, इससे मैं कभी कभी ऊब भी जाता हूँ। और अभी मैं एस्टेब्लिश हूँ। कई बार मेरे बच्चे बोलते हैं, पापा इस गंदगी में क्यों रह रहे हो? बोला, बेटा कहाँ हम छोड़ के जाएंगे, ये हमारी कर्म भूमि है, इसको हमको साफ़ करना है। देखिए, हकीकत तो ये है कि हम जिस
अभी आर्थिक अवस्था में हैं। मैं अपना ऑफिस तो मेरा खजूरी में है, जी। हम रहने के लिए यमुना विहार भी जा सकते हैं, रोहिणी पीतमपुरा भी जा सकते हैं, लेकिन हम नहीं जाएंगे, हम इसको साफ करेंगे। बहुत आपकी एक उम्दा विचार है कि आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह से आपको लगाव है, आप चाहते हैं कि उस जगह का सुधार हो। आप एक एनजीओ चलाते हैं, उस एनजीओ की काफ़ी हमने चर्चा सुनी है, उसमें आपकी धर्मपत्नी भी आपका सहयोग करती हैं। उस एनजीओ के बारे में बताएं। अभी हमने देखा कोरोना काल में आपने काफ़ी अच्छा काम किया है, क्या क्या करती है आपकी एनजीओ, क्या क्या करते हैं आप? सर संदीप जी, बेसिकली क्या है, मेरा 3 लक्ष्य है: एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल जस्टिस। क्योंकि जो मैंने खुद फील किया है, मेरे पिताजी डायबिटिक थे और वो इलाज के अभाव में उनकी 55 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के बाद मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं हो पाया, मेरी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं हो पाई, समाज में अवहेलना हुई, लोगों ने बहुत बुरा बर्ताव किया मेरे साथ। वो चीज़ को मैं याद करके एनजीओ खोला कि मेरे जैसा कोई दूसरा पप्पूझा पैदा ना हो कि जिसको अपने लक्ष्य से पैसे का भाव में भटकना पड़े। सो मैं ऐसे बच्चों को जिसके पास कोई आधार नहीं है, वो पढ़ना चाहता है। ऐसा नहीं है कि हमारा एनजीओ कहीं पे जा कर के कैंप लगवा दिया, ट्यूशन पढ़ा रहा है। मैं ऐसे बच्चों को सेलेक्ट करता हूँ जिसको आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर अच्छे ख्वाब हैं, उनके पास सुविधा नहीं है, उनके पास बुक्स नहीं है, उनके पास ट्यूशन की देने की फ़ी नहीं है, उनके पास कोचिंग की सुविधा नहीं है। उसको मैं बोलता हूँ आप मेरे पास लेके आओ, चाहे जितना भी पैसा लगे, मैं उसके लक्ष्य में प्राप्ति के लिए मैं अपना सहयोग करूँगा। अगर कोई हमारे पिताजी की तरह कोई ऐसा हो जिसके पास इलाज का साधन नहीं हो और जो इलाज के अभाव में दम तोड़ने पर, मरने पर मजबूर है, आप मेरे पास लेके आइए। मैं हाथ जोड़ करके अपना सब कुछ निछावर कर दूंगा और उसके प्राण बचाने का भरपूर कोशिश बहुत अच्छी बात है। देखिए, शिक्षा देना, शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं होता है, और आप इस तरह के बच्चों को तराश रहे हैं और उनको जो है उनके भविष्य को संवार रहे हैं। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि समाज सेवा तो आप कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ पर मोदी जी का चित्र लगा हुआ है, अटल जी का चित्र लगा हुआ है, मनोज तिवारी जी का चित्र आपने लगाया हुआ है, कपिल मिश्रा जी भी दिखाई दे रहे हैं। क्या राजनीति में आपको भारतीय जनता पार्टी ही क्यों लगी? क्योंकि पार्टी बहुत सारे राजनीतिक दल हैं। अपने राजनीतिक जीवन के बारे में बताएं थोड़ा सा, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में आपका आना हुआ, पहले किस पार्टी के साथ में आपने काम किया और क्यों आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं? सर संदीप जी, देखिए, जैसे मैं पहले बताया कि मैं आईएएस बनना चाहता था, इसलिए कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, जी। और दुर्भाग्यवश वो मैं नहीं बन पाया। जैसे मैंने अपनी कंपनी बनाई, सेवा भावना तो बचपन से था, और मैं अपने परिवार के परवरिश के बाद से जब आगे का स्टेज था तो मेरे ये में हुआ कि मतलब मैं अपने हॉबी को अमली जामा पहनाऊँ। तो अपनी माँ, मेरे माँ का नाम गुंजेश्वरी देवी था, उसके नाम पे मैंने गुंज फाउंडेशन बनाई। उसमें मैं कई तरह के काम करता था। लोगों की, खजूरी के और इस कॉलोनी के लोगों की इतनी उम्मीदें बढ़ गई। मेरे को अभी तक याद है कि मैं एक बार 14 जनवरी को कंबल वितरण का एक कार्यक्रम किया था, मैं आपको फ़ोटो भी दूंगा उसका। मैंने 500 कंबल बांटे। उसके बाद भी लोगों की, ज़रूरतमंद लोगों की लाइन लगी हुई थी। फिर हम रात में अपने पत्नी से बात किए और बोला, यार, हमारी पत्नी बोली कि जितने लोगों की ज़रूरत है, अगर हम अपनी पूरी कमाई भी अगर उसमें लगा दें तो ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती है। कहीं से अगर हम लोग को कोई पद मिल जाए राजनीति में, या कोई हम एमएलए बन जाएं, एमपी बन जाएं, निगम पार्षद बन जाएं, तो सरकार का पैसा होगा, हम गरीबों में लगा देंगे, हमको कुछ नहीं रखना। मैं तो बोलता हूँ खुलेआम कि भाई, सरकार का एक पैसा भी खाना मेरे लिए गाय के मांस खाने के बराबर है। तो उसके बाद से ये हुआ कि नहीं, अब जैसे देखिए, अब कई लोग आते हैं, हमारा वृद्धा पेंशन बनवा दो, नालियाँ साफ़ करवा दो। क्या एनजीओ का काम है? नहीं बनवा हम उनको क्या समझाऊं? तो इसके लिए मेरे को राजनीति में आना पड़ा। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो देखिए, मेरे पिताजी भी
एक तो मैं हिंदू हूँ, हिंदुत्व मेरे रोम रोम में बसी हुई है। राजनीतिक पार्टी कोई, सब राजनीतिक पार्टी अच्छे होते हैं, हाँ, इसमें नहीं है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि एकलौती भारतीय जनता पार्टी है। आप देखो, आप पत्रकार हो, आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है? एक मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। कांग्रेस को देखो, समाजवादी पार्टी को देखो, बीएसपी को देखो, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। हिंदुओं की एक इकलौती पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुओं के बारे में सोचती है। और मैं हिंदू हूँ, कट्टर हिंदू हूँ, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे नेता दिए हैं इस देश को, अटल जी जैसे, हमारे नरेंद्र मोदी जी जैसे। आप क्या समझते हैं? कांग्रेस वाले बोलते हैं कि हमने प्रधानमंत्री दिया अर्थशास्त्री, तो मैं बोलता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री, आपने अर्थशास्त्री दिया तो हमने समाजशास्त्री दिया। समाजशास्त्र क्या, ठीक, अर्थशास्त्री नहीं है, समाजशास्त्री तो हैं। उनको समाज को जानते हैं, आपका समाज को जानते हैं, समाज की ज़रूरतों को जानते हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी जी का आपने नाम लिया, अटल जी का नाम लिया, क्या आपके ये प्रेरणा स्रोत हैं? इनका प्रभाव आपके जीवन पर रहा और आपको लगा कि राजनीति ही एक मात्र माध्यम है जिसके माध्यम से जो है वो लोगों की सेवा जो है कर सकता हूँ? नहीं, आप बताइए कि एनजीओ में हम क्या कर सकते हैं? किसी का पेंशन बनवा सकते हैं जी, किसी की नाली साफ करवा सकते हैं। आज लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं हम मकान बनवा रहे हैं, एमसीडी वाला मेरे पास आया 1 लाख रुपया मांग रहा है। क्या हमारे पास इतना पावर है जो मैं उनको मना कर सकता हूँ? उसके लिए आप तो ऐसी बात कर रहे हो कि बिना एसएचओ हुए आप बोल रहे हो कि हाँ भाई यहाँ पे क्राइम हो रही है, वहाँ जाकर के रोक लो। उसमें जाना पड़ेगा। देखो, मेरे को खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। मैंने बताया मैं बिजनेसमैन हूँ और अच्छा बिजनेस करता हूँ। मेरे में ना मैंने ज़िंदगी में कभी शराब पी है, ना मैं मांस मदिरा खाता हूँ, ना मैं बाहर घूमने जाता हूँ। अभी तक मैंने दिल्ली में एक थिएटर में फ़िल्म तक नहीं देखा। मेरी ज़रूरतें बहुत सीमित हैं। मैं घर की रोटी खाता हूँ, आज तक बाज़ार में कुछ नहीं खाया। पैसा किस लिए चाहिए? मेरा जैसे माता पिता एक होते हैं, कमाने का साधन सिर्फ और सिर्फ मेरा व्यापार है। झा साहब, आप एक सफल व्यापारी हैं। आपने यहाँ पर आकर इस कर्मभूमि राजधानी दिल्ली में आकर जो है अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, अपने आप को खड़ा किया है। क्या, किस रूप में जो है पप्पू झा अपने आप को देखते हैं? एक सफल व्यवसायी के साथ साथ में क्या एक राजनेता के रूप में, एक समाज सेवक के रूप में किस बतौर आप जाना चाहते हैं? आने वाले दिनों के अंदर क्या भविष्य की रूपरेखा है? देखिए, 2 बातें हैं। हमारा व्यवसाय जीविका का साधन मात्र है, जिससे हम अपने रोटी के, क्योंकि राजनीति मेरे लिए व्यवसाय नहीं है। मैं पॉलिटिकल दलाल नहीं हूँ, राजनीतिक दलाली मेरे को नहीं करनी। और पॉलिटिक्स क्या है? समाज सेवा का ही तो एडवांस रूप है। बुरा मत मानिएगा झा साहब, आजकल क्या है कि राजनीति भी जो है एक तरह का व्यापार बन गया है। लोग राजनीति में आते हैं, उनके कुछ उद्देश्य होते हैं जिसमें वो खुद की स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं। इसकी वजह से आपको लगता है कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास जो है वो राजनेताओं पर कम हुआ है? जो लोग, अच्छे लोग जो सेवा करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनको भी कई बार उसी निगाह से देखा जाता है। कितनी मुश्किलात होती हैं? सर देखिए, मुश्किल तो हर काम में है। क्या मैंने बिजनेस किया था, मैंने नौकरी करी, सेम ट्रेड का मैंने बिजनेस भी किया। लोगों ने मेरे को बताया कि भाई इस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में बहुत बड़े बड़े व्यापारी हैं, बहुत पैसे वाले हैं, आप नहीं कम्पीट कर पाओगे। मतलब चलो कोशिश करते हैं, कंपटीशन किस में नहीं है। और रही बात अच्छे और बुरे की, मैं उन बुरा राजनीति में कौन सा बुराई के लिए है, कौन क्या करना चाहता है, उस चीज़ में जाना नहीं चाहता। मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, सेवा करना, वो चाहे जिस माध्यम से हो। अभी मैं एनजीओ चलाता हूँ, या जो भी हमारी कैपेबिलिटी है उसके अनुसार मैं जितना भी लोगों का कर सकता हूँ कर रहा हूँ। आगे अगर इस समाज को मेरे से कुछ ज़्यादा उम्मीद है
तो मैं जब उस लायक होऊंगा डेफिनेटली करूंगा। और आज भी बोलता हूँ, आप अपने चैनल पे नोट कर लो, आप रिकॉर्डिंग कर लो, आप इसको चला देना कि आज तक के जीवन में मैंने किसी कमीशन, कोई रिश्वतखोरी, किसी 1 रुपये का मेरे ऊपर, मेरे अभी तक का जीवन है गांव से लेकर आज तक बिल्कुल बेदाग है। आपने गांव की बात की, आपने देहात की बात की। चूँकि आप मूलतः बिहार से हैं और देहात से हैं, मैं देख रहा हूं कि आपने जो है भगवा रंग का कुर्ता पहना हुआ है और सर पर जो है बिल्कुल उसी तरह से गमछा है आपके, जो कि एक देहाती का जो है वो स्टाइल है। दिल्ली में आते लोग बाबू बन जाते हैं, एकदम पैंट शर्ट टाई वगैरह लगा लेते हैं, और ख़ास करके व्यवसायी। पप्पू झा के इस वेशभूषा के बारे में? शायद ये कसम से बोल रहा हूँ, मेरे को अभी तक टाई मैंने लाइफ में नहीं पहना है और मेरे को बांधने भी नहीं आती। मैं शूज नहीं पहनता हूँ क्योंकि उसका पता नहीं फीता होता है, वो मेरे को बांधने नहीं आता। मैं चप्पल, हवाई चप्पल पहना हूँ और भगवा कलर मेरा बहुत ही फेवरेट है, जो कि मेरे को पॉजिटिव एनर्जी देता है। मैं पूजा भी करने जाता हूँ तो मेरे पास भगवा कलर का गमछा है, मैं ओढ़ करके पूजा करता हूँ। मेरे गांव का जो कल्चर है मेरे रोम रोम में है। उसको मैं अपने ज़िंदगी से कभी, चाहे मैं कहीं भी चला जाऊँ, चाहे पार्लियामेंट हाउस में चला जाऊँ, लेकिन वो कल्चर मैं नहीं भूल सकता। पप्पू झा का स्टाइल यही रहेगा। मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि देखो, चाहे मैं कुछ भी हो जाऊँ, मेरे व्यवहार में, मेरे विचार में कभी परिवर्तन ना हो। चलिए, बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि एक अर्धांगिनी का जो है वो व्यक्ति की जीवन में सफलता का बहुत बड़ा दारोमदार होता है। आपकी अर्धांगिनी जो हैं वो आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर सामाजिक कामों के अंदर जो है वो देखी जाती हैं। हमारी कुछ लोगों से ही बात हुई, तो थोड़ा सा अपनी अर्धांगिनी के बारे में बात बताएं। दोनों मियाँ बीवी आप जो है वो समाज सेवा में समर्पित हैं, उनको भी साथ में लेकर चलते हैं। क्या वजह, उनसे भी एक आपको कोई प्रेरणा मिलती है, या नारी शक्ति को जिस तरह से आप, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी बीवी के बारे में, अपनी श्रीमती के बारे में, अपनी अर्धांगिनी के बारे में बताइए। मैं तो इतना ही बोलता हूँ, उसकी सामाजिक सोच मेरे से कुछ ज़्यादा ही है, कम नहीं है। और उस पारिवारिक परिवेश से भी वो आती है। उसके पिताजी गांव के सरपंच थे, और आपको मैं बताते हुए आश्चर्य लग रहा होगा, प्रकाश झा जो फिल्म डायरेक्टर हैं उसके चाचा हैं। तो उसकी पारिवारिक, तो हम लोग गरीब हैं लेकिन वो लोग अच्छे खासे हैं, और उसने हमेशा मेरे को मोटिवेट किया। आज अगर मैं ऐसी महिला को देखता हूँ जो घर में खाना बनाती है, और सबसे पहले जो घर में काम करने वाली जो माता आती है उसको खिलाती है, बच्चों से पहले उसको खिलाती है। अगर उसको कोई बोल दे कि आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी लिख दो, मैं एक बार की वाकया बताता हूँ। एक बच्चे का बोला कि मेरे को लैपटॉप आप दिलवा दो तो मैं दिल्ली पुलिस में मेरी बहाली हो जाएगी, और उसने मेरे को बिना बताए हुए मेरे क्रेडिट कार्ड से उसको लैपटॉप 35,000 का खरीद के दे दिया। तो उसका भी सेम है पैटर्न हम दोनों का। हाँ, हम लोग क्या है कि देखिए, जीवन जो है आपके पास 2 चॉइस होता है, या तो आप मियाँ बीवी और बच्चे वाली ज़िंदगी जियो, या एक सामाजिक ज़िंदगी जियो। हम लोगों का चॉइस है कि हमको अपने लिए, समाज के लिए जीना है। जन्म एक ही बार मिलता है, और सब लोगों से मेरी मैं सबको बताता हूँ, ये देखो, मियाँ बीवी बच्चों की ठीक है आप करो, लेकिन अपना थोड़ा सा समय, थोड़ा सा धर्म समाज के लिए भी दो। जो प्रकृति हमको इतना कुछ दी है, हवा पानी, जो समाज हमको जीने के लिए जगह दिया है, सर उठा करके हमको चलने की शक्ति दी है, उसके लिए अगर हम कुछ करते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा काम होगा ये, और बहुत पुण्य का काम होगा। बातचीत के लिए पप्पू झा जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, क्योंकि ऐसे समाज के लोग जो हैं, जो समाज में समर्पित हैं और इस सोच को लेकर चलते हैं कि अपने लिए नहीं जीना है। अपने लिए हर कोई जीता है, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए सब जीते हैं, लेकिन जीना वही है जो समाज के लिए हो, जीना वही है जो देश के लिए हो, जीना वही है जो राष्ट्र के लिए हो, जीना वही है जो मानवता के लिए हो। इन्हीं विचारों के साथ में जो है वो पप्पू झा बिल्कुल सीधे सादे
एक देहाती अंदाज के अंदर दिखाई देते हैं। बहुत शुभकामनाएं, आप सफल हों अपने समाज कार्य के अंदर। हमें दीजिए इजाज़त। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसे समाज के जो लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं उनकी आवाज़, समाज की आवाज़ समाज तक पहुंच सके। संदीप शर्मा, NKM न्यूज़, दिल्ली।